गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के ES9 में यूनिट फर्स्ट NCF 2005 विज्ञान शिक्षण में पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत में हमारा पहला पॉइंट है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत क्या है? इसमें बाल केंद्रित सिद्धांत में जो है बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। हम जानते हैं कि बालकों की संज्ञानात्मक योग्यता एक क्रम में विकसित होती है। बालकों की संज्ञानात्मक योग्यता जो है वह एक क्रम में विकसित होती है। बालक की उम्र बढ़ने के साथ न केवल उसका बौद्धिक विकास होता है, बालक की उम्र बढ़ने के साथ उसका न केवल बौद्धिक विकास होता है, अपितु उसका शारीरिक, भावात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास भी लागू होता है। बाल केंद्रित सिद्धांत में हमारा है, इसमें बालक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और बालक की संज्ञानात्मक योग्यता एक क्रम में विकसित होती है। बालक की उम्र बढ़ने के साथ न केवल उसका बौद्धिक विकास होता है, अपितु उसका शारीरिक, भावात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास भी लागू होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। समुदाय केंद्रित सिद्धांत में क्या है? हम जानते हैं कि बालक समाज की शक्ति है। हम जानते हैं बालक जो है वो समाज की शक्ति है। संभवतः कोई भी समाज इनके बिना पूर्णतः जो है विकसित नहीं होता है। बालक समाज की एक शक्ति होती है। कोई भी समाज बिना इनके पूर्णतः विकसित नहीं होता है। हर समाज में वृद्धि और विकास होता है। प्रत्येक समाज में वृद्धि और विकास होता है। विकास के लिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विकास के लिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। समाज की आवश्यकताएं शिक्षित नागरिकों द्वारा पूरी की जाती है। समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हम शिक्षित नागरिकों द्वारा ही पूरी की जाती है। पाठचर्या निर्माता की आवश्यकता का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पाठचर्या योजना के तदनुरूप बनाते हैं कि वह बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान और कौशल दे सके। पाठचर्या जो है बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान और कौशल दे सके कि वे समाज में अपनी अपेक्षित भूमिका को समझ सकें और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें विज्ञान के एकीकरण का सिद्धांत। विज्ञान के एकीकरण का सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद आधे भाग में ज्ञान का विस्फोट हुआ। 20वीं शताब्दी के बाद आधे भाग में ज्ञान का विस्फोट हुआ और पहले की अपेक्षा ज्ञान कहीं अधिक गति से बढ़ा है। ज्ञान की यह वृद्धि सभी विषयों में तथा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बहुत अधिक हुई है। ज्ञान की वृद्धि सभी विषयों में तो हुई ही है, लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बहुत अधिक हुई है। जब बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर आएंगे तो जो चीज़ें उनके लिए आज संगत हैं, बच्चे स्कूल छोड़ के जब बाहर आएंगे, जो चीज़ें उनके लिए आज संगत हैं, भविष्य में वो असंगत हो सकती है। जो संगत है वो भविष्य में असंगत भी हो सकती है, क्योंकि विज्ञान की अपनी स्पष्ट संरचना है। विज्ञान की जो है अपनी एक स्पष्ट संरचना है और इस संरचना के अंतर्गत नए ज्ञान को स्थान दिया जाता है। हम जानते हैं कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। जीवन की वास्तविक स्थितियों में
इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हवा का उदाहरण लें, हवा के अवयवों को हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं तथा उसके दबाव और गति को भौतिक विज्ञान में। चूँकि यह सांस लेने में बहुत आवश्यक है, इसलिए उसका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। यही स्थिति पानी और भोजन की भी है। इसलिए एकीकृत प्रकृति को महत्व देने के लिए तीनों विषयों को मिलाकर माध्यमिक स्तर पर सामान्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। हवा का उदाहरण हमने लिया, उसमें अवयव को जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसके दबाव और गति को फिजिक्स में, क्योंकि सांस लेने में बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। इसलिए हम विज्ञान की तीनों शाखाओं में का अध्ययन करते हैं। इसलिए एकीकृत प्रकृति को जो है महत्व देने के लिए तीनों विषयों को मिलाकर माध्यमिक स्तर पर समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा है बालक, समाज और विषय की आवश्यकताओं के एकीकरण का सिद्धांत। क्या क्या? बालक, समाज और विषय की आवश्यकताओं के एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है? बालक, समाज और विषय की आवश्यकताएं तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसका? बालक, समाज और विषय की आवश्यकताएं तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः हम इन तीनों की आवश्यकताओं को संतुलित रूप से स्वीकार कर सकते हैं। हम इन तीनों की आवश्यकताओं को जो है संतुलित रूप से स्वीकार कर सकते हैं। योजना के प्रत्येक स्तर पर हमें तीनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। योजना के प्रत्येक स्तर पर जो है हमें इन तीनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा है सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत क्या है? क्या आपने ऐसा कोई सामान्य एवं स्वस्थ बालक देखा है? कोई ऐसा सामान्य एवं स्वस्थ बालक देखा है जो लंबे समय तक कुछ न करते हुए बैठा रहे? ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई सामान्य एवं स्वस्थ बालक लंबे समय तक बिना कुछ करते हुए बैठा रहे, क्योंकि बालक स्वभाव से जो ही उत्साही होते हैं। स्वस्थ बालक जो है हमेशा वह सक्रिय रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। यदि बालकों के क्रियाकलाप को देखा जाए तो हम यह पाएंगे कि उनमें से अधिकतर बालक सृजनात्मक होते हैं। स्वस्थ बालक हमेशा सक्रिय होते हैं। यदि बालकों के क्रियाकलाप को देखा जाए तो हम यह पाएंगे कि उनमें से अधिकतर बालक सृजनात्मक होते हैं। इनमें सक्रिय योग्यता बनाए रखने के लिए पाठचर्या को सृजनात्मक बनाने के प्रयास करने चाहिए। पाठचर्या को जो है सृजनात्मक बनाने के प्रयास करने चाहिए। इस बात से बच्चों में नई पद्धतियाँ और तकनीकों के इस्तेमाल करने की आदत पड़ेगी। इस बात से बच्चों में नई पद्धतियाँ और तकनीकों के इस्तेमाल करने की आदत पड़ेगी। जब वे समाज में वास्तविक कार्यक्षेत्र में उतरेंगे, इससे उन्हें समाज के विकास में भाग लेने में सहायता मिलेगी। हमारा छठा पॉइंट है क्रियाकलाप केंद्रित सिद्धांत। क्रियाकलाप केंद्रित सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं कि बालक जो है विज्ञान तभी सीखते हैं जब वे उसे करते हैं। विज्ञान जो है तभी सीखते हैं जब वे उसे करते हैं। जब वे बौद्धिक अथवा शारीरिक रूप से विज्ञान संबंधी वैज्ञानिक सामग्री के संपर्क में आते हैं, प्रयोगशाला में आते हैं, तो वे उसके बारे में सीखते हैं। कक्षा में, प्रयोगशाला में या घर पर की गई साधारण वैज्ञानिक क्रियाएं बालक को मौखिक जानकारी से आगे ले जाती हैं। कक्षा में, प्रयोगशाला में, घर पर की गई जो साधारण वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं वो बालक को मौखिक जानकारी से
आगे ले चलती है। पाठचर्या बनाते समय अधिगम के इस पक्ष का ध्यान रखा जाता है। पाठचर्या बनाते समय अधिगम के इस पक्ष का ध्यान रखा जाता है कि इसलिए पाठचर्या क्रिया आधारित होनी चाहिए। पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठचर्या क्रिया आधारित होनी चाहिए। 7वां पॉइंट हमारा है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत क्या है? हमारे समाज के विभिन्न रूप हैं। हमारे समाज के विभिन्न रूप हैं और भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। इसमें मानवीय सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो हैं, विभिन्नताओं के अलावा व्यवसाय, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति, घर एवं जातियां, ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में आदि विभिन्नताएं हैं। भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। हमारे यहाँ भौगोलिक स्थितियों में भी विभिन्नता है। भारत में जो है भौगोलिक स्थितियों में भी विभिन्नता है। हमारे देश के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय पाठचर्या बनाना संभव है। हमारे देश के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय पाठचर्या बनाना संभव है इसमें लचीलापन न हो, क्योंकि यहाँ न भौगोलिक समानता है, न आर्थिक समानता है, न सामाजिक समानता है, न व्यवसायिक समानता है, न संस्कृति की समानता है। इसलिए इसमें लचीलापन, पाठचर्या बनाना संभव है जिसमें लचीलापन न हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष विज्ञान तीव्र गति से बदल रहा है। प्रत्येक वर्ष जो विज्ञान है तीव्र गति से बदल रहा है। नई खोजों के आधार पर नए ज्ञान में परिवर्तन और विकास किया जा रहा है। नए खोजों के आधार पर ज्ञान में परिवर्तन और विकास किया जा रहा है। अतः पाठचर्या को प्रभावी बनाने के लिए उसे लचीला बनाने की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। पाठचर्या को प्रभावी बनाने के लिए उसे लचीला बनाने की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट हमारा है संस्कृति का परीक्षण। हम जानते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक धनी देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से जो है भारत एक धनी देश है तथा अनेक वर्षों से भारतीयों ने संस्कृति की रक्षा की। अनेक वर्षों से भारतीयों ने संस्कृति की रक्षा की है। यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। संस्कृति की रक्षा किसके द्वारा संभव है? यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है कि हमारी नई पीढ़ी को नितांत विविधतापूर्ण संस्कृति की झलक मिल सके। जीवन मूल्य, नैतिक आचार प्रवृत्ति तथा रीति रिवाज जो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अतः सांस्कृतिक विविधता पाठचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता जो है वो पाठचर्या का जो है अभिन्न अंग होना चाहिए। थैंक यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में भारत में विज्ञान शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।